क्वेश्चन नंबर 1, तन मन धन में कौन सा समास है। प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि तन मन धन में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो प्यारे साथी, आपको बताना है कि तन मन धन में कौन सा समास है। तो तन मन धन में द्वंद्व समास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी, आपको बताना है कि जो नील कमल है इसमें कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर अगर बात करें नीलकमल की, तो नीलकमल में जो समास है तो वो है कर्मधारय समास, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। आपको बताना है प्यारे साथी, स्वर संधि के कितने भेद हैं। 3 है, 4 है, 5 है या 7 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं प्यारे साथी, आपको पता होने चाहिए। 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। दीर्घ स्वर संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। ये पांचों आपको याद रखने हैं, अयादि। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने वेद हैं। तो प्यारे साथी, आपको बताना है 5 वेद हैं। उनके नाम आपको याद रखने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों स्वर संधि के वेद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यानी आपको बताना है कि जो यद्यपि शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो प्यारे साथी, अगर बात करें यद्यपि में यण संधि है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है कि यद्यपि में यण संधि है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गायक का संधि विच्छेद है। आपको बताना है जो गायक शब्द है इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या होता है गायक का, तो आपको देखना है गायक का अगर सही संधि विच्छेद देखें तो क्या होगा, गय प्लस अक हो जाएगा, तभी बनेगा गायक। तो देखो गय प्लस अक किस ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में गय प्लस अक है, यानी आपका आंसर वी राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है गायक में कौन सी संधि है। तो गायक में आपको बताना है कि यण संधि है। प्यारे साथी, आपको बताना है, सॉरी, अयादि संधि है। कौन सी, अयादि संधि है। तो गायक में कौन सी संधि है प्यारे साथी, आपको बताना है अयादि संधि है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको पता है गय प्लस अक है। यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, गायक किसका वेद है, तो आप बताओगे स्वर संधि का वेद है। स्वर संधि के कितने वेद, मैंने अभी आपको बताया 5 वेद है। देखो, अयादि स्वर संधि जो है वो स्वर संधि का भेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो प्यारे साथी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आपको ध्यान रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन में देखो कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है। देखो, ए वाला संयुक्त व्यंजन है यानी छ है, स्रा भी है, और आपका इसमें 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, त्रा, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, और ये आपका एक ऑप्शन मिल रहा है जो डी, जो डी है ये आपको पता है ये टा वर्ग में आता है। टा वर्ग का, टा वर्ग में आता है और द्विगुण व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी, आपसे कभी भी पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 4 होती है। वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है। यानी आपका संयुक्त व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें छा, जो देखो आधा का और सा से मिलकर बना है, यानी ये विकल्प आपका सही है। त्रा की बात करें तो ता के नीचे हलंत और रा, यानी त्रा,
इस तरीके से बनता है। इन दोनों वर्ण आपस में मिल जाएँ तो त्रा बन जाता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। आपको पता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने अभी 4 बताई थी, वही है। स्रा, आधा सा और रा मिलकर बना है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। ज्ञा, देखो अगर बात करें ज्ञा, तो आधा जा और या मिलता है, इसमें ये या मिलेगा तो ये आ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प गलत है, तो यही आपको पहचान करनी थी, कौन सा विकल्प गलत है। तो प्यारे साथी डी वाला ऑप्शन गलत है। ये सही कैसे होगा? तो ज्ञा जो है वो आधा जा, यानी जा के नीचे हलंत और या, इस वाला या, ये दोनों मिलकर बनेंगे ज्ञा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। तो देखो नक्षत्र लिखा है, ए वाले ऑप्शन में नक्षत्र सही है, या बी वाले में, सी वाले में, या डी वाले में। तो प्यारे साथी अगर देखें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो बी विकल्प आपका सही है। यानी नक्षत्र बी वाले ऑप्शन में सही लिखा है, बाकी ए वाले ऑप्शन में गलत है, सी वाले में गलत लिखा है और डी वाले में गलत लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। शताब्दी लिखा है, किस वाले शब्द ऑप्शन में सही लिखा है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो प्यारे साथी आपको बताना था शुद्ध विकल्प कौन सा सही है, यानी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं शताब्दी जो है डी वाले ऑप्शन में राइट तरीके से लिखी है, यानी सही तरीके से लिखा गया है। बाकी ए वाले ऑप्शन में गलत लिखा है, बी वाले में भी गलत लिखा है और सी वाले में भी गलत लिखा है। थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो इसमें सा की मिस्टेक है, इसमें आप देखेंगे छोटी ई की मात्रा की मिस्टेक है, और इसमें इस वाले सा की मिस्टेक है। तो इस तरीके से मिस्टेक यानी गलतियां हैं, तो लिखें डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वकील किस भाषा का शब्द है, यानी जो शब्द लिखा है वकील, ये बताने किस भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की का या पुर्तगाली का। तो प्यारे साथी बात करें वकील की, वकील जो भाषा का शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। वकील ये जो शब्द है वो अरबी भाषा शब्द है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है या नाक है। तो यहाँ पर अगर योग रूढ़ की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यहाँ पर देखो यह घोड़ा अच्छा है इसमें लिखा है, और ये क्या है ये बताना है कि जो यह है वो क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो यह है वो क्या है। तो मेरे साथी यहाँ पर यह जो है वो सर्वनाम है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह क्या है? सर्वनाम है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है, जैसे मात्र है, खर्च है, निपट है, चुपचाप है। तो विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निपट क्या है? विशेषण शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। फिर से वही बात कही गई कि इनमें से भी बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है, जैसे सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। तो प्यारे साथी बात करें शब्द कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सच्चा विशेषण है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? जैसे चीर है, अंबर है, वसन है, उत्पल है। तो यहाँ पर अगर कपड़ा की बात करें तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द उत्पल नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीर भी है, अंबर भी है, वसन भी है, ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन उत्पल कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जो विद्युत शब्द लिखा है इसका पर्यायवाची नहीं है। चपला, चंचला, क्षणप्रभा, पावस। तो यहाँ पर विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें विद्युत का पर्यायवाची नहीं है तो वो है पावस, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। चपला भी, चंचला भी, क्षण प्रभा भी, ये सब विद्युत के पर्यायवाची हैं, लेकिन पावस विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छक्के छुड़ाना का अर्थ है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो छक्के छुड़ाना है इसका सही अर्थ क्या है। क्रिकेट के खेल का एक नियम है, हारना है, हराना है, घायल करना है, परेशान करना है। छक्के छुड़ाना का अर्थ आपको बताना है। तो प्यारे साथी, छक्के छुड़ाने का मतलब है कि किसी को हराना, यानी किसी को हरा देना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है। ये आपको बताना है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है। कंगाल है, बेकार है, धनवान है, समय आने पर मुकर जाना, ये सही है। तो प्यारे साथी, आपको बताना है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ठंठल गोपाल का मतलब होता है कंगाल, यानी कुछ भी ना होना, यानी फूटी कौड़ी भी ना होना, यानी आप किसी तरीके से कुछ भी नहीं है, कंगाल हैं, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और देखूंगा कि कितने बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना, और वीर रस का स्थायी भाव का आंसर कमेंट में जरूर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।